तो ओके सर। अच्छा हाँ, तो चीनी की हम बात कर रहे थे। चीनी वैसे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और अच्छा देखकर भी आप अगर उस चीनी को देखो तो चीनी के जर्रे होते हैं, सबका एक क्यूबिक शेप होता है। चीनी के हर जर्रे का क्यूबिक शेप होता है, ऐसा ही है ना? सबने देखा हुआ है ना चीनी हाथ में? अगर नहीं है तो अभी घर यस जा सर, अभी क्यूबिक शेप होता है। किचन में जाके देख लो। तो किसी ने डायमंड वगैरह भी तो इसमें ही आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। किसी ने पाउडर शुगर देखी या सुनी है? यस सर। यस सर, बनाते हैं, पीस लेते हैं। देखी होगी ना, यस सर, पीस लेते हैं। पीस लेते हैं तो वो हो जाती है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारे हाथ में पाउडर शुगर रखूं और तुमसे पूछूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस, क्या कहोगे? अमॉर्फस सॉलिड। नहीं, हाँ। तो तब भी क्रिस्टलाइन ही है भाई। तुम्हारे उस चीनी को पीस लेने से वो क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस थोड़ी हो जाएगा, ये भी तो सोचो भाई। वो तो क्यों तुम्हें सर? नजर आ रहा है ना। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड हो सकती है तो क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस क्यों नहीं हो सकती? हाँ। क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस होने के लिए उसको पीसना जरूरी नहीं है ना। अच्छा। हाँ, जब देखो असल जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ ना, वो एक जो डेफिनेशन आपके जहन में बैठी हुई है कि कोई पाउडर चीज जो होगी वो क्रिस्टल एमॉर्फस होगी, और जो चीज क्रिस्टल्स नजर आ रही होंगी वो क्रिस्टलाइन होगी। मैं उस कॉन्सेप्ट को पहले आपके जहन से निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहेगा ये बातें समझ नहीं आएंगी। पहले उस चीज को अपने जहन से बाहर निकालो, फिर इसको समझना है। तो एक क्रिस्टलाइन चीज थी जिसको आपने पीस लिया, वो पीसने के बाद भी क्रिस्टलाइन ही रहेगी, भले ही उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो आपको नजर आ रही है वो पाउडर हो गई है, लेकिन वो तब भी क्रिस्टलाइन ही कहलाएगी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनको अगर अपने हाथ में लो तो ऐसा लगेगा कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मतलब जैसे आपके फिजिकल अपीयरेंस से आप फैसला कर रहे हो तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जेन्युइनली वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, वो क्रिस्टलाइन नहीं होता। इसी तरीके से ऐसे कुछ सॉलिड्स मौजूद हैं जिनको अगर आप हाथ में लो तो आपको लगेगा कि यार ये तो एमॉर्फस सॉलिड है क्योंकि बिल्कुल पाउडर है, लेकिन जेन्युइनली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यानी इसका ये मतलब होता है कि हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का फैसला इस बात से नहीं करते कि वो उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। इस बात का फैसला, इस चीज का फैसला किसी और बुनियाद पर किया जाता है। इससे इस बात का ये बात साबित होती है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस बिल्कुल। सर। अब ये देखते हैं जरा कि ये फैसला हम किस तरीके से फिर करते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप ऑफ पार्टिकल। ऐसा सब्सटेंस जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप हो, कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो सब्सटेंस की, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? सब्सटेंस that do not have regular geometric shape in particle। पार्टिकल्स में रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें ना हो वो एमॉर्फस सॉलिड है। यानी कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का फैसला इस बात पर नहीं होता कि वो सॉलिड क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं या पाउडर नजर आ रहे हैं। फैसला दरअसल इस बात पर होता है कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम्स का, वो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो क्रिस्टलाइन है या वो एमॉर्फस है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl का अगर क्रिस्टल देखना शुरू करोगे ना तो NaCl का क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है, क्यूबिक का। NaCl का क्रिस्टल ये बड़ा बद्धा सा मैंने क्यूब बना लिया है, लेकिन काम चला लूं। सही है। NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें हर कॉर्नर पर एक एटम होता है। अब देखो यहाँ पर एक जो शेप आप देख रहे हो मॉलिक्यूल का, क्रिस्टल का, वो कैसा है? रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है। कौन सा शेप है? इस शेप का क्या नाम है? इस शेप का नाम है क्यूबिक, क्यूब शेप है। ठीक है। अब आ जाओ एमॉर्फस सॉलिड पे। जो एमॉर्फस सॉलिड होता है ना, उसके अंदर किसी किस्म की रेगुलर शेपिंग नहीं होती। लाइक जहां पार्टिकल का दिल करता है वो जुड़ जाता है।
एग्जाम्पल? सल्फर, कार्बन। अब ये जो अरेंजमेंट है, क्या इस शेप का कोई नाम दे सकते हैं आप? सर जैसे आपने सॉल्ट की एग्जांपल दी, इस तरह कोई अमॉर्फस में देना। एमॉर्फस में ऐसी एग्जांपल बिल्कुल बेटा, कोल जो होता है कोयला, वो यस एमॉर्फस सर। सॉलिड है। इसके अलावा जो काजल आप लगाते हैं आंखों में, यस खवातीन सर। की आंखें बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं काजल लगाकर, तो वो काजल भी एमॉर्फस सॉलिड होता है। और अच्छा सर, बोलो। सर हम जिस तरह की चीजें को देखते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास सामने कोई चेयर पड़ी हुई है, तो हम उस चेयर की हमें जो अपीयरेंस दिख रही है, हम उस अपीयरेंस को कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर हम उसके स्ट्रक्चर यानी जिससे वो एटम जुड़े हुए हैं जिस चेयर में, उनकी बेटा बात कर रहे हैं? बेटा फिजिकल अपीयरेंस की कभी भी बात नहीं होती, ठीक है? सही। केमिस्ट्री में ताल्लुक हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर से या केमिकल स्ट्रक्चर से होता है। ओके। फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल शेप तो कुछ भी हो सकता है ना चीजों का। अब जैसे सही सही। मैंने जो एग्जांपल दी है चीनी वाली, उसमें जो पाउडर शुगर होती है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो यही बता रही है कि ये एमॉर्फस सॉलिड है। यस सर। लेकिन वो तब भी क्रिस्टलाइन क्यों कह रहा हूँ उसको? क्रिस्टलाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीसने के बावजूद भी ना उसके क्रिस्टल्स को ब्रेक के नहीं कर, पार्टिकल्स। ओके सर। पार्टिकल्स का जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल वैसे ही है। कोई सही। क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस में तब तब्दील हो सकता है जब उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, यानी कि उसके ज्योमेट्रिक शेप को खत्म करके मैं ऐसा इर्रेगुलर स्ट्रक्चर बना दूं, तब तक वो क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस में तब्दील नहीं होगा। या कोई एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में ऐसे तब्दील हो सकता है कि उसके पार्टिकल्स जो इररेगुलर अरेंजमेंट में है वो कोई रेगुलर अरेंजमेंट हासिल कर लें। यानी कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, वो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब, रोम्बोइड्रल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, कोई सी भी शेप हो। शेप से फर्क नहीं पड़ता, शेप कोई सा भी हो, बट वो कोई शेप बना ले तो वो चीज सही। क्रिस्टलाइन में आ जाएगी। ठीक है? ओके सर। अच्छा, सही यस सर। सर। अब कुछ कंफ्यूजन और हैं जो इसके साथ ही जुड़ी हुई होती है, जो अभी तक आप लोगों ने मुझसे पूछी नहीं है, लेकिन आगे जाकर हो सकता है। पहली चीज तो ये कि सर ये जो आपने क्रिस्टल बनाकर दिखाया है, आप कह रहे हैं हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, बीच में इतना इतना गैप भी है, तो सॉलिड में तो कभी भी इतना गैप होता नहीं है। सॉलिड में तो पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, तो ये इतना गैप कहां से आ गया? अब मैं आपको असलियत की तरफ लेकर चलता हूं। असलियत में इस तरह के क्यूबिक शेप्स नहीं होते। असलियत में क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल NaCl की एग्जांपल लेते हैं। एक जर्रा लिया किसी साइंटिस्ट ने और उसको बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा, इतनी हाई पावर माइक्रोस्कोप कि उसको एटम्स नजर आना शुरू हो गए। कितनी हाई पावर माइक्रोस्कोप, अब उसको एटम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एटम्स नजर आने शुरू हो गए उसको। उसने इसकी क्या करी, उसने इसकी एक तस्वीर ले ली। तस्वीर लेने के बाद क्या किया इस साइंटिस्ट ने, अब ये मुख्तलिफ एटम्स हैं NaCl के, इसमें मुख्तलिफ कोई Na का एटम है, कोई Cl का एटम है। ठीक है, इसने क्या किया, हर एटम का एक सेंटर होगा यकीनन। यस सर। इसने हर एटम के सेंटर को उसके नेबरिंग एटम से मिलाना शुरू किया। ठीक है, बन गया क्यूबिक शेप, यस सर। बना। ऐसे पता किया यस कि सर। NaCl ना क्यूबिक शेप का होता है। असलियत में पार्टिकल कोई क्यूब की तरह नजर नहीं आ रहे होते, असलियत में क्यूबिक क्रिस्टल्स नजर नहीं आ रहे होते, असलियत में नजर एटम्स ही आते हैं। उन एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करके जो शेप बनता है ना, उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये सॉलिड जो है वो क्यूबिक शेप का है, या ये वाला सॉलिड रोम्बोहेड्रल है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला हेप्टागोनल है, ये वाला हेक्सागोनल है, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है। सर अच्छा, अब एक काम यस करो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये खाके मिटाऊंगा फिर। ले लिया? ले लिया। यस सर। अच्छा, इनको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं इनके दरमियान डिफरेंस भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, ठीक है? अच्छा, अब
crystalline solids have sharp melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा शार्प होता है और एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। अब ये शार्प से क्या मुराद है? कोई दो धारी तलवार है, किसी की गर्दन काटनी है। हाई 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 नहीं होता। शार्प का मतलब है एक्यूरेट। शार्प का यहाँ पे मतलब है पिन पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे मुझे NaCl याद आ रहा है। NaCl का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 801 डिग्री सेल्सियस। दुनिया जहान से कहीं से भी NaCl ले आओ, वो 801 पर मेल्ट हो जाएगा। NaCl का वो लिक्विड बन जाएगा, कहीं से भी ले आओ। इसी तरीके से एक और सॉलिड मुझे याद आ रहा है, सल्फर। सल्फर के मेल्टिंग टेम्परेचर की एक रेंज होती है 113 डिग्री सेल्सियस से लेकर 119 डिग्री सेल्सियस तक, बल्कि 96 डिग्री सेल्सियस से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस से लेकर 119 डिग्री सेल्सियस के बीच में सल्फर मेल्ट होता है। कोई एक टेम्परेचर नहीं है, इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाता है। अब कभी सल्फर जो है वो 110 पे हो रहा होगा, कभी 112 पे हो रहा होगा, कभी 113 पर हो रहा होगा, कभी 96 पर, कभी 100 पर, कभी 98 पर। मुख्तलिफ मेल्टिंग टेम्परेचर्स होंगे। सवाल उठता है कि सर इसका फिक्स क्यों, इसका क्यों नहीं? सर जी जी बेटा बोले। सर आपकी वीडियो बहुत अटक रही है। सबके पास अटक रही है? नो सर, मेरे पास सही आ रही है। सर नो सर। बेटा अगर बाकियों के पास नहीं अटक रही है तो इट मींस ये आपके नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, तो सर आपके रेड शो हो रहे हैं मेरे पास। क्या मेरे सिग्नल्स रेड शो हो रहे हैं? यस सर, मेरे पास शो हो रहा है। बेटा हो सकता है कि वो आपके शायद नेट कनेक्टिविटी एक्सेप्ट ना कर रहा हो, क्योंकि बाकी लोगों के पास सही आ रहा है। वैसे मैं कोई मसला नहीं है, मैं नेट चेंज कर देता हूँ। डिवाइस मेरे पास तो खैर अल्लाह का शुक्र है मल्टीपल, तो मैं दूसरा नेट लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने ऑन कर दी है डिवाइस, वो थोड़ी देर में कनेक्ट करेगा। जब तक हम बात करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना दोबारा। थैंक यू सर। सही है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था, कोई बात नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि यार NaCl का क्यों फिक्स, इसका क्यों नहीं फिक्स? देखो, जितने भी क्रिस्टल्स बनते हैं ना NaCl के अंदर, सारे क्रिस्टल्स की शेप, लेंथ, साइज सब सेम होता है। एमोर्फस सॉलिड का इशू क्या है? एमोर्फस सॉलिड का इशू ये है कि कहीं बॉन्ड छोटा है, कहीं बॉन्ड बड़ा है, कहीं उससे बड़ा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा। अब छोटे बड़े बॉन्ड्स हैं। अब जब अलग अलग बॉन्ड लेंथ्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी भी तो अलग अलग चाहिए होगी। जब तक इन बॉन्ड्स को तोड़ोगे नहीं, लिक्विड कैसे बनेगा? लिक्विड बनाने के लिए इनको अलग अलग एनर्जी चाहिए। अब अलग अलग एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको 100 की एनर्जी चाहिए थी भाई, इसको 120 चाहिए, इसको 130 चाहिए, इसको भी 100 चाहिए, इसको 90 चाहिए। अब सबकी एनर्जी अलग है, तो अल्टीमेटली जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो सारे बॉन्ड को टूटने में अलग अलग टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट भी तो आएगी भाई। क्या जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 की हीट जितने टेम्परेचर पर आ रही है, क्या उतने ही टेम्परेचर के ऊपर 120 की हीट आ जाएगी? तो आपका जवाब यकीनन होगा नहीं सर, टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो हीट आएगी। तो ये इस तरीके से। सर ये बात समझ नहीं आई। सर NaCl में तो क्यूब था ना? हाँ क्यूब था, तो क्यूब के सारे साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो वो बराबर था। लेकिन अगर जो है रेक्टेंगुलर कोई शेप हो, सही है, तो उसमें तो दो बराबर होती हैं और दो, तो उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था ये कि सर क्यूब की आप एग्जांपल दे रहे हैं, चले वहां मान लिया, लेकिन बाकी जो शेप्स होते हैं उन बाकी शेप्स में साइज इक्विवेलेंट थोड़ी होता है, वहां तो साइज अगेन चेंज होता है। तो फिर उसमें क्या होगा बेटा? ठीक है, मान लिया मैंने कि साइज चेंज होता है, लेकिन मिसाल के तौर पर जैसे आपने रेक्टेंगल की एग्जांपल दी, आपके पास 1000 रेक्टेंगल के क्रिस्टल्स हैं। अब आउट ऑफ दिस 1000 रेक्टेंगल क्रिस्टल्स जो दो साइड्स होंगी, यानी 2000 साइड एक जैसी होंगी और 2000 साइड एक जैसी होंगी, ऐसा ही है ना?
ऐसा ही है, ठीक है। अब 2000 साइड को तोड़ने के लिए आपको जितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल एक 2000 साइड को तोड़ने के लिए 100 की एनर्जी चाहिए, दूसरे 2000 को तोड़ने के लिए 110 की एनर्जी चाहिए। अब अगेन अगर यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी जो है वो काफी हद तक सेम है। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी को अगर गौर करो तो मॉर्फोलॉजी सेम है, यानी कि अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, रेक्टेंगल है ये, फॉर एग्जांपल ये वाली लंबी साइड है, इनको तोड़ने के लिए 100 की एनर्जी चाहिए, और ये छोटी साइड्स हैं तो इनको तोड़ने के लिए जो है वो फॉर एग्जांपल 130 की एनर्जी चाहिए। एक रेक्टेंगल की मॉर्फोलॉजी टोटल एनर्जी कितनी है एक रेक्टेंगल की? 230, ऐसा ही है ना? यस सर। अब जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे सबकी एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई। यहाँ मसला क्या है, यहाँ पर कोई क्रिस्टल थोड़ी है कि आप इतने इससे कोई क्रिस्टल कंसीडर कर लो, या दो एटम्स को क्रिस्टल कंसीडर कर लो। यहाँ तो कोई शेप या कोई क्रिस्टल मौजूद ही नहीं है ना, यहाँ तो सब रैंडम है। पूरे ओवरऑल को आपको एक साथ काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप एक एक क्रिस्टल के मैनर में आगे बढ़ सकते हो। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ूं? यस सर, आगे बढ़ें। अच्छा, they have symmetry they do not have symmetry. अच्छा, ये सिमेट्री और डू नॉट सिमेट्री का क्या चक्कर है? देखो ये ऐसे है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर एक चीज है ए बी डैश ए बी, अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसको सेंटर से काटूं और एक टुकड़ा एक के हाथ में रख दूं, एक टुकड़ा एक के हाथ में रख दूं, तो आप दोनों यही कहेंगे कि सर हम दोनों के हाथों में बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, ऐसा ही है? यस सर। तो अगर मैं यही काम यहाँ पर करूं, अब क्या आप लोग कह सकते हैं कि सर हमारे हाथ में बराबर चीजें? नो सर। नहीं कह सकते। अच्छा, अब इसको काट के दिखाओ बीच से। काटोगे तो क्या बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे? नो सर। नहीं कर पाओगे ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में किसी क्रिस्टल को अगर आप बीच से काटो ना, तो वो क्रिस्टल के दोनों टुकड़े एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज यानी कि एक क्रिस्टल के एक टुकड़े के सामने दूसरे टुकड़े के एक टुकड़े के सामने शीशा रखो तो दूसरा टुकड़ा बिल्कुल वैसे ही होगा, सेम। अब एमॉर्फस सॉलिड में चूंकि इररेगुलर बॉन्ड लेंथ होती है, कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है, तो इनको जब सेंटर से काटोगे तो दो टुकड़े बराबर नहीं आ सकते। इसे कहते हैं सिमेट्री और नॉट सिमेट्री। ये बात समझ में आई? अच्छा, कोई सवाल किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, इसको रख कर लेता हूँ। They show anisotropy और they show आइसोट्रोपी। अच्छा, ये आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी किसी को इल्म हो इस चीज का? नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। अच्छा देखो, जो ये एनाइसोट्रोपी होता है, एनाइसोट्रोपी का मतलब ये होता है कि अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रोपी होती है और एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी होती है, ठीक है ना। एनाइसोट्रोपी का मतलब ये होता है कि हर सब्सटेंस की हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग है, यानी कि किसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो सकता है, किसी डायरेक्शन पर नहीं हो सकता। और आइसोट्रोपी का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में बात कर लो एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, किसी भी डायरेक्शन में बात करो।
मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। वो जो कॉटन आते हैं ना जिसमें जूस और बिस्किट्स वगैरह आते हैं, जो बड़े बड़े जो कॉटन होते हैं ब्राउन कलर के, वो देखे हैं आप लोगों ने? अच्छा, उसका अगर कभी आपने सेंटर का स्ट्रक्चर देखा हो तो वो ऐसा होता है, ऐसे दो गत्ते होते हैं, उनके बीच में एक इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ होता है। यस सर। और ये कभी? यस सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, यस सर। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं ऐसे, मतलब आरी लूं और स्ट्रेट काटना शुरू करूं और ऐसे करके वर्टिकली बीच से काटूं, तो मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टली काटूं, तो ये बताओ कि ये वर्टिकल वाला काटना मेरे लिए आसान होगा या हॉरिजॉन्टल वाला काटना आसान होगा? वर्टिकल वर्टिकल वाला काटना आसान होगा और हॉरिजॉन्टल वाला मुश्किल होगा। हॉरिजॉन्टल क्योंकि बीच में जिगजैग है। बीच में जिगजैग है इसलिए मुश्किल होगा। तुम लोग आज एक काम करो, आज एक गत्ता ला के ना उसको बीच से काट के देखना, ऐसे वर्टिकल भी काटना और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी सेंटर से काटना, फिर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। बेटा इसको हॉरिजॉन्टली काटना आसान होता है, बीच से काटना मुश्किल होता है। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो खुद प्रैक्टिकल करके देखना, फिर यकीन आएगा। ठीक है, हमने देखा। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखो, जब यूं वर्टिकली काटोगे ना, तो एक तो ये दो गत्ते हैं और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हनीकॉम्ब, मतलब ये जिगजैग वाला, ये भी पूरा नीचे तक होगा। मतलब अगर इतना बड़ा गत्ता है तो उसको पूरा नीचे तक काटना पड़ेगा ऐसे। लेकिन अगर ऐसे काटोगे तो गत्तों के मुकाबले में जो जिगजैग वाला हिस्सा होता है ना, ये जरा सॉफ्ट होता है। चाहो तो आज देख लेना, जिगजैग वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है, इसको काटना आसान होता है। इसको काटना शुरू करोगे सीधा काटते हुए आ जाओगे नीचे। ठीक है, सही है। तो भले इसको आज अब देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना। अब ये देखो, यहाँ पर ये डायरेक्शन वाली बात आ गई कि वर्टिकल डायरेक्शन में काटना मुश्किल हो गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काटना आसान हो गया। तो ये चीज कहलाती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी या केमिस्ट्री की जबान में एनाइजोट्रोपी। और आइसोट्रोपी का मतलब ये होता है कि चारों जानिब से एक जैसी प्रॉपर्टी है, कहीं भी प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आ रहा। सही है, इसे भी काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी अगर मैं सर कोई और एग्जांपल दीजिएगा। इसकी कोई और कैसी एग्जांपल दूं? मतलब इस डब्बे के अलावा कोई और एग्जांपल? इससे ज्यादा और कॉमन मेरे जहन में कोई एग्जांपल अभी है नहीं बेटा। वैसे नहीं, कॉमन ना बताएं, जो मतलब किसी उसकी बात कर दें, केमिक मतलब जहाँ किसी सब्सटेंस की बात करूं ना, ये कह रही जी। अच्छा देखो, एनाइसोट्रोपी जो है ना, वो हमारे पास अमूमी तौर पर वो शो कर रहे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर एग्जांपल मैं दूं तो मुझे उसकी बात करते हैं ना, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, तो बर्दाश्त कर लेना। इसीलिए मुझे प्रोजेक्टर से पढ़ाना पसंद है। मैंने पेन टैबलेट का ऑर्डर दिया हुआ है, पेन टैबलेट आ जाएगा तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट ऑनलाइन डायग्राम से पढ़ाया करूंगा। डायग्राम बहुत, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सही है। अब हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं उसमें। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट पास करूं, सही है, पैरेलल टू द प्लेन, तो करंट पास हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट पास करूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो करंट पास नहीं होता। यानी कि इस डायरेक्शन में ग्रेफाइट कंडक्टर की तरह से काम करता है और इस डायरेक्शन में ग्रेफाइट एज इंसुलेटर बिहेव करता है। ये आ गई मटेरियल की एग्जांपल एनाइसोट्रोपी में, मेरी प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल। ठीक है, ओके सर, समझ आ रही। अच्छा, आइसोट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो आइसोट्रोपी तो बेटा सेम प्रॉपर्टी है, तो वो उसके लिए कोई भी सॉलिड आप ले सकते हो जो एमॉर्फस हो। लाइक उसमें आप कोल ले लो, चार काजल की मिसाल दी थी मैंने अभी, प्लास्टिक सल्फर ले लो, कोई सा भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा एमॉर्फस सॉलिड ले सकते हो। असल मसला आता है एनाइसोट्रोपी का। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा क्रूशल क्वेश्चन है जो बच्चों के जहन में अक्सर आ जाता है, वो ये कि सर देखिए, यहाँ रेगुलर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रेगुलर स्ट्रक्चर होता है और एमॉर्फस में इरेगुलर होता है। तो एनाइसोट्रोपी की प्रॉपर्टी तो एमॉर्फस में होनी चाहिए ना, जहां इरेगुलर स्ट्रक्चर है।
यहाँ तो Yes, सारा रेगुलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ तो सारी चीजें इक्विवेलेंट होनी चाहिए, फिर ये यहाँ ऐसी हरकत क्यों होती है, वहां क्यों नहीं होती? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा टेक्निकल और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से। यहाँ पर देखो, इसके ऊपर ये आज सही है तक बिल्कुल है ना। अच्छा, इसके ऊपर आज तक बात हो रही है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग वजूहात बताते हैं कि यार ये ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, लेकिन ऑथेंटिक कोई रीजन अभी तक पता ही नहीं है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपी क्यों शो करते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपी क्यों शो करते हैं। इसके ऊपर कोई प्रॉपर साइंटिफिक रीजन हमारे पास टिल नाउ अभी तक मौजूद नहीं है। मैं खुद भी इसकी ढूंढ में लगा हुआ हूँ और मुझे भी मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अब तक मैंने काफी रिसर्च पेपर्स देखे, हर रिसर्च पेपर में अपनी एक उन्होंने कॉन्सेप्ट को रखा है, लेकिन ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट जो है यानी कि एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है ना, यानी कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, मेरी बात सही है, इसका अंदाजा दो बात से लगा सकते हैं, या तो वो प्रैक्टिकली साबित हो जाए या फिर पूरी दुनिया उसकी तायद कर दे, यानी कि पूरी दुनिया उस बात को मान ले, या वो हकीकी तौर पर साबित हो जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तो जो मुख्तलिफ लोग इनके हवाले से रीजंस देते हैं, उनमें प्रॉब्लम यही है कि वो या तो 100% एक्सपेरिमेंट पे नहीं उतर पाते या 100% दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए इसके कोई रीजंस ऐसे हमारे पास जो है वो बताने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, और कोई अगर अभी तक सवाल हो किसी का तो वो पूछ सकता है। कोई सवाल? ठीक है, तो आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। आखिरी पॉइंट, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होता है इसके अंदर, और डू नॉट फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, इनके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन भाई वो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी चीज को जितनी हीट रिक्वायर होती है वो हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन सेम होता है और एमॉर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन सेम नहीं होता, और इसका भी सेम रीजन है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो मतलब उनको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो कांस्टेंट होती है, और उनके अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है उसको फ्यूज करने के लिए वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, यस ओके। अच्छा, इसमें एक आखिरी पॉइंट आता है क्लीवेज एक्सिस का। दे हैव क्लीवेज एक्सिस और दे डू नॉट हैव क्लीवेज एक्सिस। ये डू नॉट क्लीवेज एक्सिस जो है ना, क्लीवेज एक्सिस वाली बात ये सिमेट्री की काफी करीब करीब है, यानी कि इन दोनों को एक साथ बयान किया जाता है। मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर कहीं एमसीक्यू में या उधर उधर पूछ लिया जाए तो आप इस क्लीवेज एक्सिस के लफ्ज से परेशान ना हो। ठीक है ना, तो सिमेट्री और क्लीवेज एक्सिस का मतलब ये होता है, क्लीवेज एक्सिस मतलब इज अ पॉइंट जहां से किसी चीज को काटना, मतलब स्ट्रेट काटना आसान हो जाए, क्लीवेज एक्सिस वो पॉइंट होता है। तो इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, मैं ये जो पॉइंट आपको समझा रहा था क्लीवेज एक्सिस वाला, ये क्लीवेज एक्सिस वाला पॉइंट बेसिकली सिमेट्री के ना पैरेलल होता है, सिमेट्री के साथ ही इसको मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी किया जाता है। और ये पॉइंट हमसे बेसिकली ये कह रहा है कि दो चीजों को जब हम काटते हैं ना, जैसे ये दो मेरे पास एक दो स्क्वायर्स हों जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, दो क्यूब्स हैं, ये मैंने 3 डायमेंशनल बनाया हुआ है, ये मैंने 2 डायमेंशनल बनाया हुआ है। देखो इसको अगर मैं यहाँ सेंटर से काटूंगा ना, तो इसको सेंटर से यहाँ काटना मेरे लिए आसान होगा एज कंपेयर कि अगर मैं इसको यूं काटूं, या मैं इसको यूं काटूं, या मैं इसको यूं काटूं। सही है, यानी कि अगर दो चीजें, मतलब मैं फॉर एग्जांपल ये दो मैंने इसको जोड़ दिया, दोनों मार्करों को ऐसे जोड़ दिया ग्लू लगाकर। अब मैं अगर इन दोनों मार्कर्स को यूं रख के काटता हूं आरी से, इस तरीके से यूं जोड़ा है मैंने, और मैं इनको यूं काटता हूं इस तरीके से यहाँ से, तो इनको काटना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऊपर से जहां से इनको जोड़ा गया है वहीं से काट दूं, तो वहां से मेरे लिए काटना इसको
आसान होगा। तो इस चीज को कहते हैं क्लीवेज एक्सेस। इस तरह के क्लीवेज एक्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाए जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स में पाए नहीं जाते। क्लियर हो गई बात? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। सर ये वापस प्लीज बता दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीवेज एक्सेस, क्लीवेज एक्सेस, CLEAVAGE, क्लीवेज एक्सेस। क्लीवेज एक्सेस सर, तो इसमें क्या होता है? इसमें आप मतलब मुझे समझ में नहीं है क्या फर्क है और उसमें क्या है? क्लीवेज एक्सेस बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी चीज को काटना ना आसान हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल क्यूब बनाया हुआ है। अब इसी क्यूब को अगर इस 2 डायमेंशनल फॉर्म में देखो, ऐसे 2 डायमेंशनल देखो। अब अगर मैं कहूँ कि इसको इनको 2 टुकड़े करना है, तो 2 टुकड़े करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम यहाँ से यूं काट सकते हैं, यहाँ से यूं भी काट सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से काटूं जहां पर ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको काटना आसान होगा एज कम्पेयर के मैं यूं काटूं या यूं काटूं। ये ऐसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 2 मार्कर्स को मैंने ऐसे यहाँ पर ग्लू लगाकर जोड़ दिया, यस सर। और मैं आपसे कहूं कि इनको काट के 2 टुकड़े कर दो, तो काट के 2 टुकड़े तो ऐसे भी कर सकते हो, यूं काटोगे तो मेहनत लगेगी। लेकिन अगर इनको यहाँ बीच से छुरी रखकर, जहां से ये जुड़े हुए हैं, जहां पे ग्लू लगी हुई है, वहां से रखकर काटोगे तो ये आसानी से कट जाएंगे। ठीक है? तो वो पॉइंट जहां से किसी चीज को काट कर 2 टुकड़े करना आसान हो, उस पॉइंट को या उस एरिया को हम क्लीवेज एक्सेस कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है और एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता, राइट? बिल्कुल, क्रिस्टलाइन में होता है, एमॉर्फस सही। में होता है। और क्रिस्टलाइन में इसलिए होता है क्योंकि इनमें रेगुलर शेप होता है, ज्योमेट्रिक शेप। रेगुलर शेप। ठीक है? सही है। यस सर। अच्छा, ये रुबाब बेटा, आपके पीछे आवाज मुझे बहुत आ रही थी उस वक्त, क्या आपको बात समझ में आई मेरी? यस समझ आ। ठीक है, हम बस क्लास ऑफ कर रहे हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।